वही की तरह अमरजीत को बधाई देता हूँ इस संग्रह के लिए। और बहुत विस्तार से अमरजीत को आशीर्वाद मिला है आप सबका। और अमरजीत, मुझे लगता है कि शायद जितना उनको आशीर्वाद मिला है, जितनी शुभकामनाएं मिली है, उसको पहले पचा लें और उसके बाद तो फिर आगे का कुछ रचनात्मक विस्फोट करेंगे। यूँ अमरजीत ने लिखा भी है कि मेरे भीतर बनारस की ज्ञान भूमि और प्रयागराज की कर्म भूमि दोनों का सहमेल है। तो आज दिखा, जिसे कि ज्ञानात्मक संवेदना कहते हैं, तो उसका यहाँ पर एक पक्ष तो दिखा। और निश्चित रूप से काशी और प्रयाग का जो संगम है वह बहुत ही अद्वितीय है, ज्ञान को लेकर के, विचार को लेकर के, संवेदना को लेकर के और सृजनात्मकता को लेकर के। अमरजीत की, जैसे मैं कहा कि निर्माता तो नहीं कह सकता, इनके निर्मित का साक्षी। और कोरोना काल में इनकी काव्य प्रतिभा का विस्फोट हुआ। कोरोना काल में दो तरह के विस्फोट हुए इनके साथ। एक तो कविताओं का विस्फोट हुआ, उसमें परिवार का भी विस्फोट हुआ। अब गुरु सब जगह हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन कविता का जो विस्फोट रहा वो बहुत ही सृजनात्मक था। और वह इस रूप में हमारे सम्मुख आज संग्रह के रूप में आया है। इसके लिए हम लोग बहुत ही बधाई देते हैं अमरजीत को। जॉन बर्जर की बड़ी मशहूर किताब है वेज ऑफ सेइंग, इसकी बड़ी चर्चा है। और वह मशहूर इंग्लैंड के मशहूर कलाकार हैं, विचारक हैं। और यह इसका अनुवाद भी आया हुआ है, जो आशीष मिश्र ने इसका अनुवाद किया है, राष्ट्रमंच में छापा है। पढ़ने लायक किताब है। उसका पहला ही वाक्य है कि देखना हमेशा भाषा के पहले होता है। देखना हमेशा भाषा के पहले होता है। और यह देखना सब देखना नहीं होता, इस देखने को भी लोगों को चुनना पड़ता है। इस देखने का भी एक चुनाव होता है। अमरजीत की जो कविताएं हैं यह इसी देखने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। भाषा के पहले इन्होंने देखा है और देखने को भी चुना है। क्या देखना है, सब देखना नहीं होता। यानी ये जो दृष्टि संपन्नता है इनकी कविताओं में, वह बहुत ही मूल्यवान है। और यह देखना, सबसे बड़ी बात है कि स्मृतियों के दायरे में देखना है। यानी जब ये देखते हैं तो स्मृतियों के दायरे में, स्मृतियाँ इन्हें देखती हैं और ये स्मृतियों को देखते हैं। तो देखना और स्मृतियाँ दोनों का एक साथ एक तरह का द्वंद्वात्मक रिश्ता बनता है और उसमें ये कविताएं लिखी गई हैं। इसीलिए स्मृतियों का उजास इस संग्रह में दिखाई देता है, जिसे शीर्षक लिया गया है। और मैं कह सकते हैं कि अमरजीत स्मृतियों के उजास के कवि हैं। और यह अकारण नहीं है कि यह संग्रह एक ऐसे समय में आया है जब सबसे अधिक संकट स्मृतियों को लेकर के ही है। पूरा समाज विज्ञान, दर्शन शास्त्र और साहित्य विज्ञान स्मृतियों को लेकर के बहुत चिंतित है। स्मृतियों के सम्मुख जो संकट आया है, वह क्राइसिस ऑफ द मेमोरीज को जो आया है, वह एक बहुत बड़ा संकट है। और वाल्टर बेंजामिन के बारे में आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध विचारक रहे, जर्मन के थे, यहूदी थे। और जब हिटलर की सेनाओं ने उनका पीछा किया तो उन्होंने जान बचाने के लिए वे वहाँ से निकले और पेरिस का जो बॉर्डर था उस पर पोर्ट बाउ एक जगह है जहाँ उन्होंने आत्महत्या कर ली।
आत्महत्या के ठीक पहले एक वाक्य लिखा, एक वाक्य बोला, वो बहुत ही ख्यात वाक्य है, बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा कि विख्यात लोगों की स्मृति से ज़्यादा जरूरी है अनाम लोगों की स्मृति को सुरक्षित करना, क्योंकि इतिहास का निर्माण इन्हीं अनाम लोगों के द्वारा किया जाता है। यह संग्रह उन्हीं अनाम लोगों के पक्ष में लिखा गया कविताओं का संग्रह है, जिन्होंने इतिहास का निर्माण किया है। वो छोटे छोटे नायक, वो छोटे छोटे लोग जिनके आदर्श कबीर रहे, रविदास रहे, ज्योतिबा फूले रहे, अंबेडकर रहे, तमाम तरह की जो परंपराएं रही, तो देखने के भीतर से जो स्मृतियों का चुनाव किया है उसमें बुद्ध, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कबीर और रविदास, ये बहुत कुछ हो सकता था कभी, लेकिन उसने इस बात को नहीं चुना, अन्य बातों को नहीं चुना, इन बातों को जो सबसे अधिक चुना है। और यही कारण है, आप देखिए उस परंपरा में इनके पास, इनकी कविताओं में मुसहर हैं, डोम है, लड़की है, रोपनहारी है, बहादुर है, छल्लूलाल जैसे तमाम अज्ञात कुलसिल अनाम नायक आते हैं। यह जो कविता संग्रह है उन्हीं अनाम नायकों से रचा बसा है, इनकी जो दुनिया है उसी से रची बसी दुनिया है। ये इस नाते भी जरूरी है कि प्रसिद्ध भारतीय चिंतक जीएन देवी की किताब है आफ्टर एमनेसिया, विस्मृति के बाद, वो भी किताब बहुत मशहूर है। उसमें 20वीं सदी में जो स्मृति को लेकर के बड़ा संकट आया है, जीएन देवी ने शानदार तरीके से उसका अनुवाद भी, अंग्रेजी अनुवाद से हिंदी अनुवाद प्रकाशित है विस्मृति के बाद। उसमें उन्होंने विस्मृति से टकराते हुए स्मृति को बचाने के पक्ष में अपनी बातें की हैं कि किस तरह से पूंजीवादी विकरालता के बीच में स्मृतियों को लेकर के हमारे सामने संकट आ गया है, तो कैसे उन स्मृतियों को हम बचाएं। और आप ये देखिए कि जब इस बात को वो कह रहे होते हैं तो वे इस बात को भी कहते हैं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए स्मृतियों की ताकत को पहचानना जरूरी है। इस कारण से भी जब ये संग्रह को मैं पढ़ता हूँ, मेरे सामने संग्रह आया, तो मुझे पहली बार यही लगा कि अमरजीत स्मृतियों की शक्ति के कवि हैं, स्मृतियों के उजास के कवि हैं। यानी स्मृति को लेकर के इतना पुलकित भाव, कई बार लोग खराब स्मृतियों को छुपा ले जाते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। जब झोपड़ी से चल करके काफ़ी हाउस में पहुंच जाते हैं तो झोपड़ी की स्मृतियों को छुपा ले जाते हैं। अमरजीत ने झोपड़ी की न केवल स्मृतियों को उद्दीप्त किया है, बल्कि गोबर के भीतर बीन कर के, अनाज बीन कर खाए जाने वाले उन अनाम कुल नायकों का भी चित्रण किया है, जिनकी वह जीवन शैली हुआ करती थी, जहाँ गरीबी है, जहाँ गरीबी का संत्रास है। तो आप देखिए कि यह स्मृतियाँ इनकी सृजनात्मकता को कितना उद्दीप्त करती हैं और कितना उजासमय बनाती है। यह यूं ही नहीं है कि आप देखिए कि एक और विचारक इस मामले में, इनके नाम, इनके संदर्भ सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि कविता में स्मृति को लेकर के इतनी ताकत से कहे जाने की परंपरा बहुत कम मिलती है, जबकि विचार के संसार में वाल्टर बेंजामिन से फ्रेडरिक जेम्सन तक ये पूरी प्रक्रिया। फ्रेडरिक जेम्सन अमेरिकन मार्क्सिस्ट चिंतक रहे और उन्होंने पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस पर, उत्तर आधुनिकता पर बहुत काम किया। और उत्तर आधुनिकता की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उन्होंने स्मृतियों के संकट से ही टकराने की बात की। उत्तर आधुनिकता सर्वाधिक स्मृतियों को सपाट बना देती है और स्मृतियों को सपाट बना करके आत्म तत्व को गायब कर देती है, समग्रता की चेतना को गायब कर देती है। और जबकि कहते हैं कि सर्जना के लिए समग्रता की चेतना के साथ साथ आत्म तत्व का बहुत जरूरी है। कुछ इंडिविजुअल टैलेंट की बात कहता है, जो कभी टी.एस. इलियट कहता है, ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट का कहता कविता को लेकर के। टी.एस. इलियट का बहुत मशहूर कथन है कि कोई कवि भाषा में कविता नहीं लिखता, कविता हमेशा परंपरा के भीतर लिखी जाती है। तो
तो परंपरा के भीतर का मतलब ये होता है परंपरा भी एक स्मृति है। आप अपने पक्ष में किस परंपरा का चुनाव करते हैं ये जरूरी है, क्योंकि परंपरा एक नहीं होती। जब नामों से दूसरी परंपरा की खोज लिख रहे थे तो अनेक परंपराओं की बातें कर रहे थे। दूसरे का मतलब हम सेकंड नहीं है, दूसरी का मतलब मेरी अदर्स परंपराएं हैं। तो आप क्या चुनते हैं वही आपका इंडिविजुअल टैलेंट है। उस परंपरा से, उस स्मृति से चुनते क्या है। अमरजीत ने पूरी ईमानदारी से अपनी वैयक्तिक प्रतिभा के दायरे में, वैयक्तिक प्रज्ञा के दायरे में उन स्मृतियों को चुना है जो आज के दिन इनके डिपार्चर को बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जीवन में, इसका महत्व नहीं हुआ करता कि आप कितना पाए हैं, आपकी क्या उपलब्धियां हैं, आपने जीवन को कितना पीछे छोड़ा है। ये आपकी उपलब्धियों की बहुत मुखर आवाज होती, जो दस्तावेज होता है कि आपने उस जिंदगी को कितना पीछे छोड़ा है, उस झोपड़ी को, अपने संघर्षों से कितना पीछे छोड़ा है। लेकिन पीछे छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं होता, बार बार मुड़ मुड़ के देखना। तो जो मुड़ मुड़ के देखने की बातें हैं, यह कवि अपने इस संग्रह में उन स्मृतियों के दायरे में मुड़ मुड़ कर देखता है। अपने गांव को देखता है, अपने लोगों को देखता है, अपने पुरखों को देखता है, अपने माँ बाप को देखता है। पिता और माँ की जबरदस्त स्मृतियाँ इसमें हैं, उनके संघर्ष की स्मृतियाँ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से आप सोचिए। तो जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि स्मृतियाँ जब विस्मृत के शिकार होंगी तो पहला आत्मतत्व गायब होगा, दूसरे साहित्य से, कविता से अंतर्निहित अर्थ गायब हो जाएगा, और तीसरे है समग्रता गायब हो जाएगी। यानी समग्रता आज क्या है, सोशल मीडिया से जो स्मृतियां हमारे जीवन से गायब होती जा रही हैं, और फेसबुक ही हमारी मेमोरी का आधार बन गया है। उसकी सबसे बड़ी बात है कि स्मृति की समग्रता गायब हो गई है, स्मृति खंडार्थ में आती है। जैसे रील्स में हम लोग देखते हैं, कुछ ट्विटर्स पर, इंस्टा पर देखते हैं तो उछाल मारते हैं, 30 सेकंड का यहाँ देखेंगे, 30 सेकंड का वहाँ देखेंगे, 30 सेकंड वहाँ देखेंगे। ये जो उछाल मारना है यह सर्जना के लिए बहुत खतरनाक है, ज्ञानात्मक संवेदना के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जिस संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना की बातें की जाती हैं, ज्ञानात्मक संवेदना क्या मतलब है कि हमारी जो संवेदना है उससे हमारा ज्ञानात्मक विस्तार होगा, और हमारा ज्ञान भी हमारे संवेदना को विस्तार करेगा। लेकिन उससे न ज्ञानात्मक संवेदना का विकास हो रहा है, न संवेदनात्मक ज्ञान का विकास हो रहा है, क्योंकि हम खंडित स्मृतियों में जी रहे हैं। हमारे पास कोई परंपरा का न प्रवाह बचा है और न स्मृति का कोई विवेक बचा है। तो आप देखिए कि ऐसी स्थिति में फ्रेडरिक जैमसन ने कहा था उस अपने समय में कि यह जो विस्मृति का दंश हमारी उत्तर आधुनिक पीढ़ी झेल रही है, इसे टकराने के लिए साहित्य की बड़ी ज़रूरत है, यानी सर्जनात्मकता की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि सर्जनात्मकता ही होगी जो आत्म तत्व को बचाएगी, समग्रता को बचाएगी और अंतर्निहित अर्थ को बचाएगी। यानी हमारे जीवन का अंतर्निहित अर्थ क्या स्क्रॉलिंग करना रह गया है, क्या केवल चैटिंग करना रह गया है? नहीं, हमारे जीवन का एक बृहत्तर अर्थ है। हमने उस बृहत्तर अर्थ को बुला करके हमने लघुत्तर अर्थ में ही सारा जीवन गुजारना स्वीकार कर लिया है। यह संग्रह इसके खिलाफ जाता है, विस्मृतियों के इस विकराल संकट के खिलाफ जाता है संग्रह। और आप इसमें देखें, एक और बात देखें कि ये जो ये कहाँ से जुड़ता है। ये मैं, क्योंकि कविताओं की व्याख्या बहुत हो चुकी है, लगभग सारी कविताओं को डिकोड किया जा चुका है, इसलिए कविताएं मैंने नोट की हैं जो इनकी महत्वपूर्ण कविताएं, उनका कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। क्या उन संदर्भों को बात कर रहा हूँ। जो शीर्षक है, शीर्षक अपनी बनावट में ही कविता है, शीर्षक ही समग्रता में कविता को ध्वनित कर रहा है। और कई बार कवि अपने चयन के विवेक से पहचाना जाता है, चुनता क्या, जो मैंने शुरू में कहा। आप देखिए इस पूरी परंपरा से मिलता क्या है, क्या मिलता है। इनके जो संदर्भ मैंने आपके सामने दिए केवल यह बताने के लिए कि अनुभव का स्मृति से बहुत गहरा नाता है, और अनुभव की सघनता ही स्मृति की ऊंचाई तक आपको पहुंचा देगी, अन्यथा हो नहीं पाएगा। निर्मल वर्मा की एक पुस्तक है शब्द और स्मृति।
उसमें स्मृति को लेकर निरुपमा, आप जानते हैं हिंदी के एक मशहूर कथाकार, और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर भाषा सीखने किसी युवक को जो शुरू कर रहा है, तो भाषा सीखने के निर्मल वर्मा और अज्ञेय के साहित्य को पढ़ा जाना चाहिए, गद्य को पढ़ा जाना चाहिए। आप उनकी रचनात्मकता से, कविता कहानी से भले असहमत हैं, लेकिन उनका जो विचार पक्ष है उससे किसी भी युवक को बहुत प्रेरणा मिलती है शुरुआत में, जब तुम भाषा कैसे, फिर बाकी तो नागार्जुन, मुक्तिबोध और सारा कुछ अपनी जगह पर है ही। लेकिन आप देखेंगे उसमें एक बात है, अनुभव, कविता में जो अनुभव होता है वो अंतर्वस्तु है, और स्मृति जो होती है वो शिल्प है। तो अनुभव नामक अंतर्वस्तु को स्मृति शिल्प दे करके कविता को मूल्यवान बना देती है। यह जो संग्रह है अनुभव से ऐसी ही स्मृति का यात्रा है। इसी नाते इस कविता संग्रह का जो परिप्रेक्ष्य है वह इसका स्मृति ही इसमें शिल्प बन जाती है, और स्मृति जब शिल्प बन जाती है तो जाहिर सी बात है उस इतिहास बोध को पैदा करती है जिसमें कि यह कविताएं पूरी तरह से संभव हुई हैं, और जिसमें कवि का एक आत्म तत्व शामिल है जो जड़ और सामंती व्यवस्था के खिलाफ लगातार प्रतिरोध करता चलता है। यानी यह पूरी की पूरी जो पूरे कविता संग्रह की जो बनावट है, अगर आप देखेंगे तो इसमें अपनी स्मृति से ये वर्तमान के नहीं, अपने अतीत के परिवेश को पहचानते हैं। तो यह संग्रह स्मृति के बहाने अपने परिवेश को पहचानने की प्रक्रिया भी है, अपने परिवेश को याद करने की प्रक्रिया भी है। और अच्छी कविता का एक अच्छा लक्षण यह भी है कि वह हमें याद दिलाती है, वह हमें कुछ याद दिलाती है। ये जो कुछ का याद दिलाते चलना कविता का एक विलक्षण लक्षण है, और यह कविताएं की सफलता इस दायरे में है जो हमें हमेशा कुछ न कुछ याद दिलाती चलती हैं। और इस याद दिलाने में अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्नाकुलता है, इस पूरे कविताओं में एक प्रश्नाकुल मानस की अभिव्यक्ति होती है। यानी अमरजीत की कविताएं प्रश्नाकुल मानस की अभिव्यक्तियाँ हैं, विविध अभिव्यक्तियाँ हैं। बहुत बेचैनी है, ऐसा लगता है कि किसी बहुत अंधेरे से आप यात्रा कर रहे हैं, और वह अंधेरे की यातनामय यात्रा है। यानी संघ की कविताएं कवि के अंधेरे की यातनामय यात्राओं का दस्तावेज हो जाती है। इस रूप में भी यह चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो एक पक्ष रहा जिसमें मैंने स्मृति के बहाने कुछ बातें कहनी चाहिए। स्मृतियाँ क्यों ताकतवर हैं, और इसका यह पक्ष यह भी बताना था कि जो नई पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर केतन बैठे हैं, नई पीढ़ी के बहुत ही ऊर्जावान कवि हैं, तो इन लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कवि का मूल जो उपागम है वह बहुत सारा है, लेकिन स्मृति की सामर्थ्य को रचते जाना है। पूजा यहाँ बैठी हुई है, इसकी बहुत कविताओं में बहुत सारी मतलब स्मृतियों का दंश है, दिखाई देता है। तो कहने का से कि इसमें खराब से खराब स्मृतियाँ जब कविता में रची जाती हैं तो वह न केवल आपके आत्म तत्व को बताती हैं, बल्कि सामाजिक तत्व भी उसमें शामिल रहता है, और समाज को भी उसके अर्थ गौरव का लाभ होता है। तो जो समाज का जो अर्थ गौरव है उससे जुड़ना, इस रूप में भी समझना है कि स्मृतियों का आत्म तत्व कैसे समाज तत्व की तरफ रूपांतरित होता चले। तो एक तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ते लगा कि आप देखेंगे कि क्रियाएँ बहुत हैं। अमरजीत की कविताओं में क्रियात्मकता बहुत है। तो एक कह सकते हैं कि ये जो क्रियाओं के कवि हैं, और इस रूप में अगर आप देखें तो इसमें कविता में जो रसमयता है, कविता में जो रमणीयता है, और मैं रसमयता
और रमणीयता को जानबूझ के पारंपरिक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र में जो यहाँ पर शिक्षक और छात्र बैठे हुए हैं, रस और रमणीयता को पुराना मान लिया गया है। रस के विवेचन में बातें अब नहीं होती, लेकिन बातें क्यों नहीं होनी चाहिए, इस संग्रह के बहाने मैं यह दर्ज करना चाहता हूँ कि कविता में वहाँ रस है जहाँ पर कविता आपके भीतर संघर्ष की प्रेरणा देती है। जाहिर सी बात है, यह वह रस नहीं होगा जो रीतिकालीन अर्थों में रमणीय और आनंद मूलक होगा। यह आघात मूलक होगा, और इस आघात मूलक रसमयता में मुक्तिरोध हमेशा याद आएंगे, सतचित्त के साथ आनंद नहीं वेदना। तो ये कविताएं सतचित्त के साथ वेदना की कविताएं हैं, और इसकी जो क्रियाएं हैं, इसमें जो आई हुई क्रियाएं हैं, उस वेदना को प्रकट करती हैं। मुझे बार बार लगता है कि अमरजीत की इन कविताओं में पीड़ा की प्रतिध्वनि है। ये कविताएं पीड़ा की प्रतिध्वनि की कविताएं हैं, और जाहिर सी बात है कि पीड़ा जब कविता में आती है तो वह वही पीड़ा नहीं रह जाती जो मनुष्य के जीवन में भोगे हुए यथार्थ पीड़ा रहती है। वह पीड़ा उस आत्मशक्ति का संचार करती है जिसमें आप संघर्ष के लिए उद्यत होते हैं, संघर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो त्रिलोचन की एक बड़ी मशहूर पंक्ति है, भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। तो उस रूप में देखिए कि अमरजीत के क्रिया में बल की जो प्रेरणा है, वो प्रगतिशील वे कवि हैं जो जहाँ पर त्रिलोचन है, जहाँ पर नागार्जुन है, जहाँ पर अन्य इस तरह के ऊर्जावान कवि हैं। और ये अकारण नहीं है कि त्रिलोचन के साथ इनकी कविताओं की क्रिया में नागार्जुन भी ध्वनित होते हैं, और नागार्जुन पर ही अमरजीत ने अपना शोध कार्य किया है। तो कहने का कि देखिए चीज़ें कहाँ से किस तरह से मिलती हैं। यह जब कवि लिखने की बातें करते, जब कवि कविता में लिखता है तो अनुभव स्मृति से जुड़ करके, अनुभव नामक जो अंतर्वस्तु है स्मृति नामक शिल्प से जुड़ के कहाँ की यात्रा करती है। और इसीलिए कहा गया है कविता को लेके कि अपारे काव्य संसारे कवि रेवह प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथैवं परिवर्तते। जैसा रुचिकर लगता ब्रह्मा कहीं कुछ नहीं होता। इस सृष्टि का मूल ब्रह्मा जो है, आदिम ब्रह्मा, वो केवल कवि है। कवियों को हटा दीजिए तो सृष्टि भरभरा के गिर जाएगी। ऐसी नाट्यदंड जी ने कहा था कि इद मंद तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाहयम ज्योति संसार न दीप्यते। शब्द रूपी ज्योति अगर हमारे पास नहीं होगी तो संसार अंधेरे में डूब जाएगा। आप बताइए, वाल्मीकि और तुलसीदास न होते क्या अयोध्या होता, क्या चित्रकूट होता क्या, और शायद काशी भी न होता, प्रयागराज की स्थिति न होती। क्योंकि इन कवियों ने जिन देवताओं को मनुष्य के रूप में रचा, उन्हीं की प्रकृति, तो उन्हीं का पार्थिव पूजन हम करते हैं, उन्हीं के चरित्रों का हम गान करते हैं। और कहाँ से लाएंगे हम? वेद क्या थे? वेद कवियों की झंकृत वाणी तो थे, उपनिषद विद्वानों के ज्ञान थे। और जहाँ से बाद में जब ब्राह्मण आएगा तो कर्मकांड पड़ेगा, उसको उनको पढ़ लिखे समाज ने छोड़ दिया। तो हमारी पूरी परंपरा में कवि ही तो केंद्र में है। तो कहा गया है कि न काव्यात्मनो विरामोस्ति यत् स्यात् प्रतिभा। यदि कवि के पास प्रतिभा नामक गुण है तो उसकी कवि यात्रा अविराम चलती रहेगी, वो कभी रुक नहीं सकती। तो इस रूप में अगर आप देखेंगे कि जब मैंने कहा क्रिया, तो किस तरह की क्रियाएँ हैं, ये एक बात को कहा कि बाकी कुमार वीरेंद्र ने, विंध्याचल ने, अन्य वक्ताओं ने, भूरेलाल जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं। क्रियाएँ हैं श्रमशील स्त्रियों की क्रियाएँ। ज़्यादातर जो चरित्र आए हैं बाहुलांश स्त्रियां हैं, स्त्रियों में श्रमशील स्त्रियां हैं, श्रमजीवी स्त्रियां हैं। तो अमरजीत के काव्य संवेदना के केंद्र में न केवल स्त्रियां हैं बल्कि श्रमशील स्त्रियां हैं। क्यों?
क्योंकि इनका अनुभव संसार और जो इनकी स्मृतियाँ जिसको समृद्ध करती है, उसमें यही स्त्रियाँ हैं जिन्होंने बचपन से देखा और उन स्मृतियों को जो है बहुत सुना, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बचाया है, पकाया है। मैंने कुछ कविताएं नोट की, उन कविताओं का मैं संदर्भ नहीं दूंगा क्योंकि उसमें समय जाएगा। और लेकिन इसमें देखिए कि एक बात एक कविता में कहते हैं, और संग्रह आप सबके पास देख सकते हैं। आग को इन्होंने चूल्हे का सुहाग कहा है। आग कुछ और नहीं, चूल्हे का सुहाग है। अब आग को चूल्हे का सुहाग कहाँ है? क्या ये जो गैस का संकट चल रहा है उस पर खाना बनाने वाली स्त्रियाँ सोच सकती हैं चूल्हे का सुहाग, या उपली पर बनने वाली स्त्रियाँ ही समझ सकती हैं कि आग चूल्हे का कैसे सुहाग है, जिसकी तरफ धीरे धीरे अब शायद हम बढ़ रहे हैं। अगर संकट बढ़ा तो फिर गोईठा तो सामने ही आएगा और लकड़ी बीनना लोगों ने शुरू कर दिया है। बीएचयू में मेस बंद होनी शुरू हो गई। हाँ, तो अब माइक्रोवेव या जो गिरता है उसमें बिजली का भी संकट आएगा, तो अंततः जो है ऊपरी तरफ हम लोग जाएंगे। अब गरीब परिवार में जो है, जहाँ पर कि उपली और लकड़ी तो है लेकिन केवल अदहन सनसना रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है, अन्न की कोई आवाज़ नहीं। अदहन सनसनाने का जो बच्चे यहाँ पर जानते समझते होंगे, अदहन सनसनाना एक बात है और चावल खदबदाना दूसरी बात है। अगर चावल उसमें पड़ेगा तो खदबदाएगा, सनसनाएगा नहीं। सनसनाता तो हमेशा थाली बटुआ, इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है। तो उस गरीब श्रमशील स्त्री का, जिसके पास अदहन सनसनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए कह रही है कि उसी में कहते हैं कि यह स्त्री रोटी नहीं आग पाथती है। डॉक्टर साहब, यह स्त्री रोटी नहीं आग पाथती है। इस पर मेरा ध्यान गया कि आग पाथने का क्या कोई संदर्भ हिंदी कविता में कभी आया है क्या? मुझे तो नहीं मिला आग पाथने का संदर्भ। कुमार वीरेंद्र विंध्याचल यादव बताएं तो बताएं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि आग पाथना यानी यह क्या चीज़ है। और हिंदी कविता में मुझे यह जो 100 पुराने शब्दों के 100 को ढोने की तुलना में एक नौजवान अंकुरित यौवन के आगम को प्राप्त एक शब्द को आप दे दीजिए, आप अमर हो जाएंगे। शास्त्र सुचिंतित पुनिपुर देखियो जो कहा गया है, उसमें ये कहा गया है, एक शब्द सम्यक ज्ञातः शास्त्रांतः, एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्त है। ठीक से प्रयोग कर लीजिए, एक शब्द को ठीक से जान लीजिए, बहुत जान जाएंगे। क्योंकि एक ही ब्रह्म की सत्ता है जो पूरे जगत में, एक ही शब्द की सत्ता है जो पूरे जगत में व्याप्त है। लेकिन हम उस ब्रह्म को याद नहीं करेंगे, हम इस शब्द की सत्ता को याद करेंगे। क्योंकि अद्वैत वेदांत के खिलाफ जब विशिष्टाद्वैत सिद्धांत आया था, उसने कुछ नहीं किया था, रामानुजाचार्य ने कुछ नहीं किया था, केवल मुठभेड़ करके इतना ही कहा था कि भगवान शंकराचार्य आपने सबको, जगत जीव को, सबको जो माया मान लिया, हम इतना ही जोड़ रहे हैं कि सब यथार्थ है, सब यथार्थ है। बस उसकी प्राप्ति के लिए जरूरी है प्रपत्ति भाव की अवधारणा, शरणागत हो जाइए। उस शरणागत को धीरे धीरे करके मध्वाचार्य से लेकर के तमाम चीज़ें आई और उसी में सगुण स्वरूप जो है ब्रह्म का अवतरण हुआ। और उसी के बीच में राम नाम की सत्ता भी आई और राम का सगुण रूप भी आया। यह भक्ति काव्य की पूरी प्रेरणा है। तो कहने का सही है कि क्या चुनते हैं? कबीर रविदास ने राम के नामधारी राम को चुना और आगे चल के तुलसी और सूर्य ने विष्णु के अवतार को चुना। तो अलग मुद्दे हैं, कोई मिला जुला करके ये सब सारी चीज़ें हैं। तो एक तो ये चीज़ें और इसमें पहाड़ी स्त्रियाँ कहाँ थी, जो मैंने मुझे लगा कि जो आग पाथने का संदर्भ है ये बहुत है। और आग पाथते हुए मुझे जो इस पर वीरेंद्र ने भूख की बातें की, मुझे लगता है कि अमरजीत भूख की भयावहता की कवि, भूख की भयावहता के कवि का मतलब ये है, भूख को इन्होंने देखा है, महसूस किया है, भूख के दंश को झेला है,
जो भूख की पीड़ा को नहीं समझ सकता, उसकी कविता में पीड़ा की प्रतिध्वनि नहीं हो सकती और भूख की भयावहता भी नहीं हो सकती। ये कविताएं ये इस रूप में ये बताती हैं कि कवि का समाज, उसके स्मृति का समाज और उसके अनुभव का समाज कितना अलग है, कितना विरल है, जिसमें वह विकल सकल रूप में विकल भाव से अपनी कविताओं को दर्ज करता रहता है और लिख लिख करके वह अपनी भूख भी मिटाता है और प्यास भी बुझाता है। कविता भूख मिटाने और प्यास बुझाने का उपक्रम ही है और यही कविता की रचनात्मकता की सबसे बड़ी ताकत है और यही कविता का कवि का जीवट है, कवि की जिजीविषा है। तो कवि की जिजीविषा, कवि का जो जीवट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस रूप में अगर आप देखेंगे तो ये है इनकी कविताओं की कुछ विशेषताएं रहती हैं। एक और बात मैं सूत्र के रूप में कहना चाहता हूँ, यह है अमरजीत को मैंने एक कवि के रूप में, एक ऑर्गेनिक पोएट के रूप में देखा है और अवयविक कवि के रूप में। देखिए, दो तरह के कवि होते हैं जिसको कि ग्रामसीन आप सब जानते हैं कि वो जो एकेडमिक जो मतलब समूह की बातें कहा और ऑर्गेनिक रिप्रेजेंटेशन की बात किया। ऑर्गेनिक पोएट वह होता है जो अपनी पक्षधरता को चुन लेता है, जिसमें किसी प्रकार का एकेडमिक पोएट अलग है, उसमें जीवन के अनुभव होते हैं, उसकी अपनी स्मृतियाँ होती हैं, लेकिन बहुत कुछ को वह रूपांतरित ट्रांसफर कर देता है। ऑर्गेनिक पोएट वह होता है जो अपने जीवन से नाल-बद्ध होता है, जो अपने समूह का प्रतिनिधित्व करता है और उसी को हम लोग ग्रामसिक शब्दों में ऑर्गेनिक लीडर कहते हैं। अमरजीत का यह संग्रह उस ऑर्गेनिक पोएट का संग्रह है जिसमें उन्होंने अपनी पक्षधरता को साफ कहा है। नागार्जुन के शब्दों में, मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं संबद्ध हूँ और मैं आबद्ध हूँ। नागार्जुन की ये जो कविता के 3 शब्द हैं बड़े मूल्यवान हैं। मैं प्रतिबद्ध हूँ वैचारिक रूप से, ऑर्गेनिक रूप से, मैं संबद्ध हूँ, मैं समाज में गहरे डूबा हुआ हूँ और मैं आबद्ध हूँ, मैं परिवार को भी उतनी ही प्रेम से उसका भी निर्वहन करता हूँ, पारिवारिक संबंधों का भी निर्वहन करता हूँ। अमरजीत में वैचारिक प्रतिबद्धता, सामाजिकता के स्वर और पारिवारिकता गृहस्थी के प्रति प्रेम, तीनों तत्व मिलता है। इसी नाते देखिए भूलेलाल जी ने और कुमार वीरेंद्र जी ने इनके प्रेम के पक्ष की बातें की, वो कविताएं हैं, उसका मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो कहना ऐसे कि यह इसीलिए मैं कहता हूँ कि मौलिकता कुछ नहीं होती, परंपरा की प्रतिध्वनि ही मौलिक रचनात्मकता का आधार होती। परंपरा की प्रतिध्वनि होंगे, आप कह सकते हैं टी.एस. इलियट जैसे विचारक 100 साल पहले थे, लेकिन उनके मूल्य, उन्होंने जो अच्छी बातें कही वो आज भी हैं। क्योंकि हमारी पुरखों की प्रतिध्वनि अगर आपकी लिटरेचर में सुनाई नहीं देगी तो किस बात की मौलिकता? भाषा पर आपको कब्जा है क्या? किस भाषा को रचते हैं आप? सारी भाषा तो परंपरा ने दिया आपको। बस ये है कि शब्द और उसके दूसरे शब्दों में आप स्पर्धा उत्पन्न कर देते हैं। कवि का सबसे बड़ा सामर्थ्य यह देखी जानी चाहिए कि एक शब्द से दूसरे शब्दों के बीच में अर्थ नियोजन की प्रक्रिया में कैसे स्पर्धा उत्पन्न कर देता। इसीलिए कुंतक ने कहा था परस्पर स्पर्धा धिरोही चारुता, और इसी को लेकर के आगे चल करके नई समीक्षा और पश्चिम समीक्षकों ने विस्तार से बातें की कि किस तरह की समीक्षाएं होती हैं। तो कहने का जो स्पर्धा धिरोही चारुता होती है, यानी चारुता का आधार स्पर्धा होती है, शब्द और अर्थ के विन्यास में स्पर्धा होती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि अमरजीत में ये जो चीज़ें होती हैं आपके ऑर्गेनिक का, तो उसमें पूरा जैसे मैंने बताया कि पूरा अपने जीवन की तमाम स्वर हैं, तमाम रचनाएं हैं, तमाम बातें हैं, कबीर से शुरू करते हैं और जो दिया पूरे तक चले आते हैं और तमाम नए से नए, गरीब से गरीब नायकों को खड़ा कर देते हैं अपने जीवन क्रम से। तो एक तो ये चीज़ रही, और एक बात और इसमें है कि अमरजीत जैसे कहा कि जो कोरोना की महामारी आई, तो उस महामारी के दौरान जाकर का समय बनारस में का बहुत सारा कुछ देखा जो है, तो महामारी के दंश को भी इन्होंने जैसे कि देखा। और महामारी को लेकर के मैंने जब अपनी पुस्तक लिखी थी 2021 में, महामारी और कविता, तो मैंने उसमें अमरजीत से बहुत लगातार संवाद होता रहा। पहली रिकॉर्ड की महामारी दुनिया में जो प्लेग आई थी 430 ईसा पूर्व आई थी,
और उसके बाद तो बातचीत होती रही अमरजीत से, और मैंने इन लोगों को लगातार कहा था अपने अध्ययन की प्रक्रिया में कि महामारियां जब जब इतिहास में आई हैं तो सामाजिक व्यवस्था भले चरमरा गई हो, राजनीतिक व्यवस्था भले ही मौन धारण करी हो, लेकिन कवियों ने कभी भी मौन धारण नहीं किया है। और उस पुस्तक में मैंने दिखाया, और अमरजीत की कविताओं में भी एक कोरोना की कविताओं का संचय भी आया ये, और उसमें तमाम कोरोना से जुड़ी कविताएं आई महामारी से। मैंने उन कविताओं को पूर्वजीवी कविता के संदर्भ से रेखांकित भी करने की उस दौर में कोशिश की 21-22 में। और मैंने ये देखा कि वो जो प्लेग की महामारी 430 ईसा पूर्व आई थी, तब से लगातार जो महामारी आई, कबीर के समय में, रविदास के समय में, तुलसी के समय में, तुलसी तो प्लेग की महामारी से उनके वो दिवंगत हुए, फिर प्रेमचंद आए, फिर तमाम निराला के समय में। तो महामारियों का जो इतिहास रहा है वो कवियों की जीवटता का इतिहास रहा है। कोरोना महामारी के बीच में अमरजीत ने इलाहाबाद बनारस के बीच में जो इनका जीवन था वो दिखा, और उसकी तमाम कविताएं कहर एक कोरोना वगैरह, कहर एक कोरोना, विषाणु नाम की इनकी कविता है, ऐसी तमाम कविताएं इस संग्रह में हैं जिसमें इनकी कसकती हुई पीड़ा एक तरह से दिखाई देती है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, और मुझे इस अर्थ में यहाँ पर अच्छा लगा इस संग्रह पर चर्चा करते हुए कि तो इनके विश्वविद्यालय का जहाँ कर्म क्षेत्र है वहाँ पर ये चर्चा हो रही है। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये कविताएँ अपने आने वाले दिनों में अपने समाज शास्त्रीय पाठ के लिए ज़रूर जानी जाएंगी। इसके माध्यम से आप सामाजिक संरचना को आप बड़े आसानी से डिकोड कर सकते हैं। इसके साथ यह भी है कि जो परंपरा में व्याप्त उच्च वर्ग के सर्वनाक जो स्वरूप है उसके समकक्ष दर्दनाक स्थितियों को रचती है। उधर उच्च वर्ण का सर्वनाक स्वरूप है, और उसमें एक निम्न वर्ग के कवि का दर्दनाक रूप है। तो सर्वनाक स्वरूप वनस्पत दर्दनाक रूप में तय करना पड़ेगा कि आप सर्वनाक के साथ हैं कि दर्दनाक के साथ हैं। ये कविताएं उस दर्दनाक अनुभव क्षेत्रों में यात्रा करती हैं, इस नाते बहुत कुछ हमारे पास वो दर्ज करती हैं। और इस रूप में अगर आप देखें तो इसमें कविता में हरिश्चंद्र घाट, दलित बच्चों द्वारा, और चाँद की गोलाई में रोटी और मूल्य के सवाल, भूख के सवाल, मटके की चीख, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आखिर में एक दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। अमरजीत एक दृष्टि संपन्न लेखक हैं, भूख की भास्वरता के कवि हैं। इनकी कविताओं में जय बोध बहुत आता है। इनकी कविताएं पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए भी बहुत ही मूल्यवान हैं। और आखिर में ये कि देवताओं को स्मृति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्मृति विहीन वो होते ही नहीं। स्मृति की जरूरत मनुष्य को होती है। इसीलिए मानव सभ्यता के इतिहास में देवताओं को नहीं, मनुष्य को विस्मृति के विरुद्ध स्मृति का संघर्ष करना पड़ा है। ये इतिहास है, मानव सभ्यता का इतिहास। जब जब विस्मृति का दौर आया है तब तब रचनाकारों ने स्मृति के पक्ष में अपनी रचनाशीलता की उद्दाम लालसा को अभिव्यक्त किया है। मुझे लगता है कि यह अमरजीत का यह संग्रह भी उसी स्मृति की पक्षधरता में उठा हुआ वह हाथ है जो हमेशा विस्मृति के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा और स्मृति की ताजगी का और उसकी ताकत का आभास कराता रहेगा। मैं महाविद्यालय परिवार के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे यह अवसर दिया कि मैं यहाँ पर अपनी कुछ बातें कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद।